अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई एम मोहम्मद जैद और आज जो है हम अपनी क्लास का आगाज़ कर रहे हैं। और जो आज हम एक बिल्कुल नए चैप्टर का जो कि पार्टिकल फिजिक्स है उसका आगाज़ करेंगे। और ये इंतहाई इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। इंटरेस्टिंग इस सेंस में कि इससे पहले तक आप जो है वो आप जानते ही हैं, पिछले चैप्टर में आपने न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जो है वो पढ़ा और उससे पहले आपने एटॉमिक फिजिक्स के बारे में पढ़ा। तो हम ग्रेजुअली या एक चैप्टर में जो है हम एक बड़े जाविये को देखते हैं, फिर उससे अगले चैप्टर में उसके अंदर आ जाते हैं। जैसे एटम था, एटम से फिर हम न्यूक्लियस की तरफ आए। अब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, अब हम उसके अंदर देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो हम जो है वो इस चैप्टर में जो कि पार्टिकल फिजिक्स है इसमें हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। अच्छा, इसका वेटेज जो है वो बहुत कम है, 2% है, लेकिन ये इंतहाई अहम टॉपिक्स हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। अच्छा। तो सबसे पहले तो मतलब ये सवाल पैदा होना चाहिए कि जो हमारी जो यूनिवर्स है वो किस तरीके से बनी है, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हर चीज़ को जोड़ के रखे हुए हैं। यानी ये मैटर किस तरीके से बन रहा है, हाउ, कैसे हो रहा है। तो लोगों में जो है बड़ी जुस्तजू थी इस चीज़ को और समझने के लिए, और वो क्वेश्चंस रेज भी किया करते थे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन फिर जो है साइंटिस्ट ने जो है इस चीज़ के ऊपर, जैसे कि आप जानते ही हैं कि पहले ये सोचा जाता था कि एटम्स जो हैं वो इंडिविजिबल हैं और यही जो हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनसे आगे नहीं जाया जा सकता, क्योंकि स्मॉलेस्ट पीसेस समझा जाता था। लेकिन उसके बाद जो है इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया। और जो है क्या discovered that the atoms have smaller parts called electrons, protons and neutrons। 1800 में आप जानते ही हैं जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है, और इलेक्ट्रॉन की ये जो चीज़ें डिस्कवर हुई हैं जो कि चैडविक ने और जे थॉमसन ने ये जो इनकी डिस्कवरी की है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो उससे ये चीज़ तो वाजे हो गई कि एटम्स जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, बल्कि उनके अंदर जो चीज़ें हैं, एटम जो है वो किसी चीज से मिलके बने हुए हैं और वो फंडामेंटल नहीं है। यानी खुद एटम जो है वो फंडामेंटल नहीं है। ठीक है। तो अब जो है आज के दौर में जो है वो फिजिक्स हमें इस चीज के बारे में बताती है कि इवन के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर भी कोई ऐसी चीजें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, बल्कि वो कुछ ऐसे पार्टिकल से मिलके बने हैं जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं। ठीक है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स खुद बजाते खुद फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि वो किसी पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। तो वो पार्टिकल्स क्या हैं, अब उनके बारे में हम जानेंगे कि वो क्या हैं। सो मॉलिक्यूल्स, एटम्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ अदर पार्टिकल्स। तो चूंकि ये किसी और पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, तो फिर ये साबित हो गया कि ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। ठीक है। वह इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अभी तक ये नहीं हुआ है, ये पता नहीं लगा, या आप ये समझ लें कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अभी तक ये नहीं कहा जा सका कि इलेक्ट्रॉन्स भी किसी फंडामेंटल, मजीद फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बने हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, ये किसी चीज से, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं बता सकते कि ये किस चीज से मिलके बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जबकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि वो क्वार्क्स पर मुश्तमिल हैं, और वो अप और डाउन क्वार्क से मिलकर बने हैं। ठीक है। So, studying all these elementary particles and understanding how they behave is the main goal of the particle physics। पार्टिकल फिजिक्स में जो है आप इस चीज़ को परखते हैं, इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो तमाम फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ये कैसे बिहेव करते हैं, ये किस तरीके से जो है ये मैटर को फॉर्म करते हैं, किस तरीके से चीज़ें बनती हैं। इस चीज़ को जो है देखा जाता है पार्टिकल फिजिक्स में। Imagine these particles as tiny puzzle pieces that collectively form everything around us। आप ऐसा सपोज कर सकते हैं कि ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ये क्या है, कि ये जैसे पजल होता है तो पजल के पीसेस होते हैं, आप उन पीसेस को जोड़ के एक ब्रॉडर पिक्चर आप बनाते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है क्या है, कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और कुछ फंडामेंटल फोर्सेस हैं, वो मिलके क्या करती हैं, वो मिलके एक ब्रॉडर, एक मैटर जो है उसको वो फॉर्म करती हैं। ठीक है, या मैटर बनता है या कुछ
चीजों से बनती हैं। टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉस्मिक पजल, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड वेरियस थ्योरीज. These theories aid in explaining the behavior and interaction of these particles. In this chapter, we will study one of the most crucial theories known as the Standard Model. ठीक है। तो अब चीज़ों को समझने के लिए क्या किया गया कि थ्योरीज को जो है वो डेवलप किया गया, और इस पार्टिकल फिजिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है वो कौन सा है, वो स्टैंडर्ड मॉडल है, जो कि मॉडल स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। तो इस मॉडल को जो है वो हम समझने की कोशिश करें। So particle physics is the branch of modern physics which deals with the study and search of the ultimate constituents of matter, ठीक है, एंड देयर इंटरेक्शंस। पार्टिकल फिजिक्स क्या है, वो मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांच है कि जो डील करती है किस चीज़ की स्टडी से, इस चीज़ की स्टडी से कि जो अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या हैं, और उनकी इंटरेक्शंस, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे क्वार्क जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे जो है वो फर्मियॉन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ जो है स्टडी की जाती है पार्टिकल फिजिक्स में। अब स्टैंडर्ड मॉडल पे आ जाएं। सो हमारी जो यूनिवर्स है वो क्या है, वो दो चीज़ें हैं। एक आप समझ लीजिए कि एक मैटर है, और दूसरा क्या है, एनर्जी है, रेडिएशन। To understand them better, scientists have divided particles into two main groups: matter particles and force particles. पार्टिकल्स को जो है वो साइंसदानों ने दो हिस्सों में जो है, टू ग्रुप्स के अंदर जो है उसको जो है डिवाइड किया है। एक क्या है, एक मैटर पार्टिकल है, और दूसरा फोर्स पार्टिकल्स। सो अब ये जो मैटर पार्टिकल्स हैं, जो मैटर पार्टिकल्स हैं वो क्या है, और जो फोर्स पार्टिकल्स हैं वो क्या है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि जो यहाँ पे एनर्जी है, जो ये आपकी यूनिवर्स है, इट इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये मैटर है, ये एनर्जी है, रेडिएशंस हैं, और ये इनकी इंटरेक्शन है, ये मैटर पार्टिकल्स हैं, और ये क्या हैं, ये फोर्स पार्टिकल्स हैं। और इसमें जो इंटरेक्शन होगी वो किन फोर्सेस, वो जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, फोर फंडामेंटल फोर्सेस। और फोर फंडामेंटल फोर्सेस कौन सी हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। तो ये वाली जो है ये चार फंडामेंटल फोर्सेस। लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड मॉडल है वो ग्रेविटी को स्टडी नहीं करता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो तीन जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उसको जो है एक्सप्लेन उसको एक्सप्लेन कर पाता है स्टैंडर्ड मॉडल। बट ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अच्छा, अब इसमें भी आप समझ लें कि ये जो ये स्टैंडर्ड मॉडल है ये क्या करता है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनको दो मेन क्लासेस के अंदर डिवाइड करता है, क्लासिफाई करता है। एक क्लास क्या है, फर्मियॉन्स है, और दूसरी क्लास क्या है, बोसॉन्स है। अच्छा, फर्मियॉन्स जो हैं वो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन को जो है फॉलो करते हैं। और फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ क्या है, इनका जो स्पिन होता है वो हाफ इंटीजर स्पिन होता है इन पार्टिकल्स का, फर्मियॉन्स का। और तीसरी चीज़ ये कि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करते हैं। जबकि जो बोसॉन्स हैं, बोसॉन्स क्या हैं, ये फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं, और इनका जो स्पिन होता है, इन पार्टिकल्स का स्पिन जो है वो इंटीजर स्पिन होता है, इंटेग्रल स्पिन। और ये जो फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, ये करते हैं, मीडिएट करते हैं इंटरेक्शंस बिटवीन फर्मियॉन्स। यानी दो फर्मियॉन्स ने अगर इंटरेक्ट करना है तो उनको इंटरेक्ट जो है वो क्या चीज़ करवाएगी, वो जो है वो ये बोसॉन्स करवाते हैं। The Standard Model is a very successful theory. It has been able to predict the existence of many new particles, and it has been confirmed by a wide range of experiments. However, the Standard Model is not perfect. स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, ये ग्रेविटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जो कि फोर्थ फंडामेंटल फोर्स है। इट ऑल्सो डज नॉट एक्सप्लेन्स द डार्क मैटर, द डार्क एनर्जी विच मेक अप द मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स। जो डार्क मैटर है और डार्क एनर्जी है, उस चीज़ को भी स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जो और डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से ही आपकी जो जो यूनिवर्स है उसका जो
मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट है वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से मिलके बना है। आप यहाँ पे देखेंगे अपने स्टार्ट में ही, ये देखें, ये आपका टोटल मैटर है। 69% जो है वो आपका क्या है, डार्क एनर्जी है। और 31% क्या है, आपका मैटर। यानी कि ये एनर्जी है और मैटर। टोटल यूनिवर्स है उसको 100% में, 100% में जो 69, तकरीबन 70% जो है वो डार्क एनर्जी है। और जो बाकी 30-31% है वो क्या है, मैटर है। अब इस मैटर में भी आप देखेंगे कि इस 31% मैटर में से, इस 31% में से आप देखेंगे कि 80% जो है वो क्या है, वो डार्क मैटर। और 20% क्या है, वो रेगुलर मैटर है। तो इस 31 का भी अगर आप निकाल लें, इस 31 का जो 20वां हिस्सा है, 20%, इस 31% का 20% जो है वो रेगुलर मैटर है। वो चीज़ जो है वो स्टैंडर्ड मॉडल एक्सप्लेन कर पाता है। ठीक है। तो अगर आप इस 31% का 20% निकालें, आई होप आप ये निकाल सकेंगे। ये आसान सा एक टास्क है, आप निकाल लीजिएगा। और फिर मुझे आप ये बताइएगा कि कितना जो है वो स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो एक्सप्लेन कर पाता है यूनिवर्स का हिस्सा, और कितना जो है वो नहीं कर पाता। अब इस रेगुलर मैटर के अंदर भी आप देखेंगे, इसके अंदर क्या आ जाते हैं, स्टार्स आ जाते हैं, गैलेक्सीज आ जाते हैं, डस्ट एंड गैस पार्टिकल्स। अच्छा। सो फंडामेंटल फोर्सेस एंड देयर फील्ड पार्टिकल्स। अच्छा, तो the building block है या brick of all matter is known as an elementary particles, but these particles cannot make up the whole structure of the universe by themselves। जैसे आपको अगर घर आपको बनाना हो तो आप जानते ही हैं कि घर में आपको क्या यूज करना होता है आपको। सो ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं और एंड देयर फील्ड पार्टिकल्स। तो जैसे फंडामेंटल फोर्सेस और उनके जो फील्ड पार्टिकल्स हैं वो हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स या ब्रिक ऑफ ऑल मैटर इज नोन एज द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है। यानी कि अगर एक घर है, उस घर को आप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बुनियादी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि ईंटें हैं, सीमेंट है, ये वाली चीज़ें, इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। वो सब चीज़ें मिल मिला के जो है फिर एक ब्रॉडर पिक्चर, एक घर जो है वो बनेगा उससे। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से क्या होता है, जस्ट लाइक अ ब्रिक इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर होम्स, वी नीड सीमेंट एज ग्लू टू गिव स्ट्रक्चर टू आवर होम्स। ब्रिक तो हम लगा देते हैं, लेकिन वो ब्रिक के ऊपर ब्रिक नहीं रखेंगे, साथ में हम क्या करेंगे, सीमेंट वगैरह भी लगाएंगे ताकि उसमें कोई पुख्तगी आए, वो कोई मजबूत हो। ठीक। तो इसी तरीके से हमें क्या चाहिए, वी नीड ग्लू और फोर्स पार्टिकल्स टू बिल्ड आवर यूनिवर्स। जो हमारी यूनिवर्स बन रही है, इन फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर जो ये यूनिवर्स बन रही है, तो इन पार्टिकल्स को बाइंड करने के लिए, इनको एक ब्रॉडर पिक्चर बनाने के लिए, इनको एक मैटर बनाने के लिए किस चीज़ की, फोर्स पार्टिकल्स की ज़रूरत है। और वो जो फोर्स पार्टिकल्स हैं वो क्या है, वो यहाँ पे बोसॉन्स हैं। दिस ग्लू इज नोन एज द फंडामेंटल फोर्सेज इन द स्टैंडर्ड मॉडल। और ये स्टैंडर्ड मॉडल में ये फंडामेंटल फोर्सेज, ईच फंडामेंटल फोर्स इज अ फील्ड पार्टिकल एसोसिएटेड विद इट। ठीक है। जैसे अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके साथ जो फील्ड पार्टिकल है वो ग्रेविटॉन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, उसके साथ जो फील्ड पार्टिकल एसोसिएट है वो फोटॉन है। ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, उसके साथ जो एसोसिएट है फील्ड पार्टिकल, वो ग्लूऑन है। और इसी तरीके से जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, उसके साथ जो एसोसिएट हैं फील्ड पार्टिकल्स, वो डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ये चार फोर्सेस हैं, और इन चार फोर्सेस के जो उनके साथ जो एसोसिएटेड उनके फील्ड पार्टिकल्स, ग्रेविटॉन, ग्लूऑन, photons, or W and Z bosons. The term field particles refer to the particle associated with force field according to the standard model. Bosons are often considered field particles because they are linked to force fields. जो बोसॉन्स हैं वो क्या हैं, वो फील्ड पार्टिकल्स हैं, क्योंकि उनको फोर्स फील्ड के साथ लिंक किया जाता है। जैसे कि फोटॉन है, तो फोटॉन क्या है, वो फील्ड पार्टिकल, किसका फील्ड पार्टिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का फील्ड पार्टिकल है। Scientists have grouped all the fundamental forces into four basic types. In order of increasing strength, these forces and their associated fields particles are described as। तो पहली फोर्स, सबसे जो बुनियादी, जो चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनमें जो पहली यहाँ पे फोर्स को आप स्टडी करेंगे, वो कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये रिपल्सिव फोर्स नहीं है। इट इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स टू मासेस।
दो मासेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसमें रिपल्शन का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वीकेस्ट फोर्स है ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्सेस। लेकिन इसकी जो रेंज है, यानी कि ये बहुत दूर दूर तक जो है लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग डिस्टेंस। क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर मैं इसको एनोटेट करूं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 और आर स्क्वायर। जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो अगर जो है दो मासेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो इन्फिनिट हो जाए, g m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, अगर दो मासेस जो है वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे होंगे एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे फिर नीचे क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू, ऊपर जो भी है वो रहे, नीचे हम देखना है ये एफ है, नीचे क्या आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा इन्फिनिट। अगर दोनों एक दूसरे से इन्फिनिटली फासले पे हैं, इन्फिनिट फासले पे हैं, तो नीचे इन्फिनिट आ जाएगा, इन्फिनिट आ जाएगा तो 1/इन्फिनिटी आप जानते ही हैं। तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जीरो। ठीक है, उस सूरत में। लेकिन अगर इन्फिनिटली फासले पे नहीं है और उससे, यानी कि बहुत दूर फासले पे भी हैं, तो कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो होगी। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है। फील्ड पार्टिकल क्या है, इसका जो हाइपोथेटिकल एक फील्ड पार्टिकल जो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ एसोसिएट किया जाता है वो ग्रेविटॉन है। क्या है वो, ग्रेविटॉन, ये रहा। ऑल्दो इट हैज नॉट बीन ऑब्जर्व येट, ये अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया है, लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल एक ये पार्टिकल के साथ एसोसिएट किया, ये एक हाइपोथेसिस है ये, ठीक है, ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। द स्टैंडर्ड मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन ग्रेविटी, और ये जो स्टैंडर्ड मॉडल है ये ग्रेविटी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता। तो इसमें एक ये डिफॉल्ट, ये आप समझ लें कि एक ये फॉल्ट भी है स्टैंडर्ड मॉडल में, कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये परफेक्ट कोई थ्योरी नहीं है, इसमें कुछ कमियां हैं। और वो कमी क्या है, वो जो इसके अंदर फ्लॉ है वो ये है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अच्छा, उसके बाद है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब आप ये देखें, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आप जो है वो वीकेस्ट फोर्स से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे वीक फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सबसे वीक फोर्स ये है। उसके बाद जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। Weak force क्या है, is responsible for radioactive decay, where unstable atomic nuclei break down into smaller, more stable nuclei. It is responsible for process like beta decay and neutrino emission. This force is weaker than electromagnetic and strong nuclear force, but stronger than gravitational force. ठीक है, ये जो weak nuclear force है, ये force, किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो बीटा डिके होता है, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बीटा डिके, वो क्या होता है, उसमें बीटा डिके में क्या होता था कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर जो है वो चेंज हो जाता था, उसके अंदर डिके हो जाता था। तो एक एलिमेंट, एक्स एलिमेंट जो है वो किसी लेट से अपने किसी आइसोटोप के अंदर तब्दील हो जाएगा, या एक्स एलिमेंट अपनी शनाख्त को चेंज कर देगा। तो उसके साथ साथ क्या होता था, उसके साथ साथ जो है अल्फा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स, अगर बीटा पार्टिकल्स निकलते थे तो साथ फिर एंटी न्यूट्रिनो, और अगर जो है बीटा पॉजिटिव पार्टिकल जो कि पॉजिट्रॉन है वो निकला करते थे, तो फिर उसके साथ क्या निकलता था, उसके साथ न्यूट्रिनो जो है वो भी खारिज होता था। ठीक है, तो ये जो डिके हो रहा है, ये क्यों होता है, ये इस वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस लाइक बीटा डिके एंड न्यूट्रिनो एमिशन। ये फोर्स जो है ये वीकर फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इन दोनों फोर्सेस से ये जो फोर्स है वो वीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है वो ये वाली जो फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये स्ट्रांग है। ठीक है, तो अगर आप इसकी स्ट्रेंथ अगर देखें, फोर्स की स्ट्रेंथ, मैं यहाँ पे अगर एनोटेट करूँ इसको, अगेन एनोटेशन की करते हैं, यहाँ एनोटेट पे आए, टेक्स्ट यहाँ पे कोई लिख देते हैं कि फोर्स, फोर्स स्ट्रेंथ ये लिखते हैं यहाँ पे इज इक्वल्स टू, या इक्वल टू नहीं, एक ऐसे कॉलन बना देते हैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी सबसे लेस है, एफ जी इज लेस देन, किससे है, एफ वीक, एफ वीक, वीक न्यूक्लियर फोर्स से। ठीक है, और ये किससे ज्यादा, ये जो है वो कमजोर है किस फोर्स से, स्ट्रांग फोर्स से, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से।
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किससे वीक है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और ये किससे ज्यादा वीक है? ये वीक है एफ स्ट्रॉन्ग से। ठीक है, तो जो फोर्स स्ट्रेंथ है आप देखेंगे, सबसे कमजोर ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उसके बाद जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो है ये क्या है, ये इनका ट्रेंड है, इस तरीके से ये चलती हैं चीजें। अच्छा, सो इसके जो फील्ड पार्टिकल्स हैं जो इसके साथ एसोसिएट हैं वो क्या हैं? वो डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स हैं। डब्ल्यू बोसॉन्स एंड जेड बोसॉन्स, डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू माइनस एंड जेड बोसॉन्स। These short-lived bosons carry the force over very small distances, explaining the limited range of weak force. ठीक है, तो इसमें क्या है, ये बड़ी कोई लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है, जिस तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स है उस तरीके की ये लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है, बल्कि शॉर्ट रेंज फोर्स है। बहुत ही थोड़े कम डिस्टेंस के अंदर जो है ये फोर्स वैलिड होती है, ये फोर्स काम करती है। अच्छा, इसके बाद जो है, इसके बाद आप आ जाएं, इसके बाद आप आ जाएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? फॉर द इंटरेक्शंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, कौन सी फोर्स है? कूलम्स फोर्स। ठीक है, कूलम्स फोर्स, एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। तो ये जो आर स्क्वायर है, ये भी आप देखेंगे कि आर स्क्वायर नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो ये भी क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। अगर दो चार्ज पार्टिकल इन्फिनिट डिस्टेंस पे होंगे एक दूसरे से तो फिर ये फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगी, अदरवाइज इस फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो ये जो फोर्स है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इंटरेक्शंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इट इंक्लूड्स बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन बोथ। ये जो फोर्स है ये स्ट्रांग है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से और वीक न्यूक्लियर फोर्स से। और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स क्यों है? वही, वो जो मैंने आपको बताया था क्यों है लॉन्ग रेंज फोर्स, क्योंकि इसमें भी आप देखते हैं कि एफ क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू और आर स्क्वायर। ये मिट क्यों रहा है अब, ये क्या होगा? अच्छा, खुद ही इरेज हो रहा है क्या? एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर नीचे है। तो अगर ये आर स्क्वायर नीचे है तो इसका मतलब क्या है कि ये आर स्क्वायर अगर इन्फिनिट हो जाए, यानी कि दो चार्ज इन्फिनिट डिस्टेंस पे हो जाएं एक दूसरे से, तो तब जाके जो है ये वाली फोर्स जो होगी, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये उस सूरत में जीरो होगी, अदरवाइज ये जीरो नहीं होगी ये फोर्स। तो ये भी क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स है, सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, इसमें जो फील्ड पार्टिकल है वो क्या है? वो फोटोन है। इट इज द massless एंड चार्जलेस particles whenever charged particles interact। जब भी चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक फोटॉन्स को एक्सचेंज करते हैं, कॉजिंग द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस वी ऑब्जर्व। अच्छा, इसके बाद जो है, इसके बाद आपकी कौन सी फोर्स है? आखिरी फंडामेंटल फोर्स, वो कौन सी है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये क्या करती है? ये क्वार्क्स को बाइंड करके रखती है। आप जानते ही हैं जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स में क्या है? प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, और जिन पार्टिकल्स से ये मिलकर बने हैं वो क्या हैं? वो क्वार्क्स हैं। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। ठीक है, तो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, तो ये जो क्वार्क्स हैं इनको जोड़ के रखने का काम जो होता है वो क्या करती है? वो कौन सी फोर्स करती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इसमें जो फोर्स फील्ड पार्टिकल है वो क्या है? वो ग्लूऑन है। अच्छा, ये बड़ी शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। ये फोर्स जो है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का साइज आप जानते ही हैं, वो 1 फर्मी मीटर होता है या फेम्टोमीटर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये उसी सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर जो है ये फोर्स वैलिड है। तो इसकी रेंज कितनी होगी? 10⁻⁻15 मीटर, यानी इस रेंज के अंदर अंदर क्या है, इस रेंज के अंदर अंदर जो है ये वाली फोर्स जो है ये डोमिनेंट होती है। अगर आप इससे डिस्टेंस बढ़ा देंगे, 10⁻⁻15 से अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दें,
तो फिर जो है ये वाली फोर्स वैलिड नहीं होगी, न्यूक्लियर फोर्स। फिर कौन सी फोर्स वैलिड होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ये देखें, अब आप जो है वो किस तरीके से पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं। जैसे आप जानते हैं केमिस्ट्री में आप चीज़ें पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में जो नोन एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो अब आप हर एक एक एलिमेंट को लेते रहें और हर एक एलिमेंट का आप जो है वो क्या करें, हर एलिमेंट को आप पीरियोडिक टेबल में से उठाएं और उसकी आप प्रॉपर्टीज़ को याद करें कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसकी कंडक्टिविटी क्या है, इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, इसका कंडक्टेंस क्या है। तो ये चीज़ें अगर आप करें तो ये चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो आप क्या करते हैं, आप जो है चीज़ों को ग्रुप्स के अंदर जो है वो ग्रुप्स के अंदर उनको बना देते हैं, उनकी क्लासेस उनकी बना देते हैं या क्लासिफाई उनको कर देते हैं। ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में भी आप देखेंगे कि आपके पास मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और मुख्तलिफ पीरियड्स हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें वो प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो रिपीट होती हैं। अब कुछ नोबेल गैसेस हैं, कुछ कंडक्टर्स हैं, कुछ अल्कली मेटल्स हैं, कुछ जो है वो नॉन मेटल्स हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल में जो है वो मुख्तलिफ क्लासेस बना दी गई हैं, और वो क्लासेस क्यों बनाई गई हैं, वो इस वजह से क्योंकि इस ग्रुप के अंदर या इन पीरियड्स के अंदर या इन ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम प्रॉपर्टीज जो हैं वो पोजेस करते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर जो है ये कर दिया जाए कि हम फिजिक्स में भी जो है इस तरीके से पार्टिकल्स का एक कुछ उनको क्लासिफाई कर दें, तो क्लासिफाई करने से फिर क्या हो जाएगा, क्लासिफाई करने से चीज़ों को परखना, चीज़ों को जानना, चीज़ों को स्टडी करना जो है वो आसान हो जाता है। आप एक चीज़ को स्टडी करते हैं और फिर उसकी जो आपने स्टडी की है, जो आपकी फाइंडिंग्स हैं, जो आपकी कंक्लूजन है, आप उसको पूरी ब्रॉडर जो एक लिस्ट होती है उसके ऊपर आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है। तो अब ऐसा है ना कि ये जो पार्टिकल्स जो हैं उनको दैट कैरी फोर्स, उनको क्या कहा जाता है, उनको बोसॉन्स कहा जाता है। जो कि यहाँ पे आपने देखा इधर, ये फील्ड पार्टिकल है ग्लूऑन, यहाँ पे फील्ड पार्टिकल फोटॉन है, यहाँ पे फील्ड पार्टिकल डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन है, यहाँ पे फील्ड पार्टिकल क्या है, यहाँ पे फील्ड पार्टिकल जो है वो ग्रेविटॉन है। तो ये जो फील्ड पार्टिकल्स हैं, ये फील्ड पार्टिकल्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये इनको जिस क्लास में रखा जाता है वो क्लास क्या है, वो बोसॉन्स, यानी ये सब बोसॉन्स ही हैं। इन बोसॉन्स का जो स्पिन होता है, वो स्पिन क्या है इनका, वो इंटीजर स्पिन होता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। इसके अलावा जो बाकी जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, वो फर्मियॉन्स कहलाते हैं, जो कि तमाम मैटर को जो फॉर्म करते हैं, जैसे कि क्वार्क्स हो गए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये क्या है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको फर्मियॉन्स कहा जाता है। अच्छा, इन फर्मियॉन्स का जो स्पिन होता है वो हाफ इंटीजर स्पिन होता है। ठीक है। जो बोसॉन्स हैं उनका स्पिन क्या है, उनका इंटीजर स्पिन है 0, 1, 2। जो फर्मियॉन्स हैं उनका स्पिन जो है वो हाफ इंटीजर स्पिन है, 1/2, 3/2, 5/2। ठीक है। तो और इसी तरीके से जो बोसॉन्स हैं, बोसॉन्स का क्या होता है, बोसॉन्स जो है वो बोज आइंस्टाइन जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको जो है वो फॉलो करते हैं, जबकि जो फर्मियॉन्स हैं वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। और जो ये फर्मियॉन्स हैं ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जबकि जो बोसॉन्स हैं वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। अच्छा, अब इस बोसॉन में आप देखेंगे तो बोसॉन में जो है ये एलिमेंट्री बोसॉन्स कौन से हैं, ग्लूऑन है, फोटॉन्स हैं, ग्रेविटॉन्स हैं, डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स हैं, और एक ये हिग्स बोसॉन है। इन बोसॉन्स की प्रॉपर्टीज आप देखें, ये स्ट्रांग फोर्स अगर है तो स्ट्रांग फोर्स में जो फील्ड पार्टिकल है वो कौन सा है, बोसॉन, वो ग्लूऑन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो बोसॉन है वो फोटॉन है। वीक फोर्स में जो बोसॉन्स हैं वो डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स में जो बोसॉन्स हैं वो ग्रेविटॉन्स हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन नहीं है, ग्रेविटॉन है ये, इसको करेक्ट कर दिएगा, ये ग्रेविटॉन है। अच्छा, इसका स्पिन क्या है, ग्लूऑन का स्पिन जो है वो 1 है, फोटॉन का स्पिन 1 है, डब्ल्यू एंड जेड का स्पिन 1 है, और ग्रेविटॉन का स्पिन क्या है, 2 है। ठीक है। अच्छा, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग अगर स्ट्रेंथ, अब यहाँ पे ये 1 या 10⁻⁻² नहीं है, ये एक स्केल बनाया गया है स्ट्रेंथ का स्केल। स्ट्रेंथ का स्केल कैसे बनाया गया है कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ जो है वो 1 है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो इससे 100 गुना कम है।
यानी अगर ये 1 है तो ये 0.01 है, यानी 100 गुना कम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ है। इसी तरीके से जो वीक फोर्स है, वीक फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो इससे करोड़ गुना कम है, या 10 लाख गुना कम है। ये 10⁻⁻⁷ का मतलब टेंस ऑफ लैक्स, ये 10 मिलियन आई थिंक, तो करोड़ होगा या 10 लाख होगा। उसके मुकाबले में अगर आप ग्रेविटी को देखें तो ग्रेविटी जो है वो इससे कितनी कम है, 10⁻⁻40। यानी आप 0.00, अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स 1 है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका, जो ग्रेविटॉन है उसकी फोर्स कितनी होगी, वो 1 से तकरीबन आप समझ लीजिए कि ये इतनी 10⁻⁻40 टाइम्स जो है वो कम है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो इनका मास भी लिखा हुआ है, तो जो ग्लूऑन है या फोटोन है या ग्रेविटॉन है ये मासलेस हैं। और जो वीक फोर्स के जो बोसॉन्स हैं, W एंड Z बोसॉन्स, इनका ये मास है। ये मास जो है ये एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, 80.91 गीगा इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके बाद जो है कुछ कंपोजिट बोसॉन्स होते हैं। कंपोजिट बोसॉन्स जो हैं वो इन फंडामेंटल आर मेड अप ऑफ इवन नंबर ऑफ फर्मियॉन्स। ठीक है। इवन नंबर ऑफ फर्मियॉन्स, फॉर एग्जांपल मीजॉन्स आर कंपोजिट बोसॉन्स दैट कंपोज्ड ऑफ वन क्वार्क एंड वन एंटी क्वार्क। ठीक है। तो ये क्या है, इसमें जो कंपोजिट बोसॉन्स होते हैं ये इवन नंबर ऑफ फर्मियॉन्स है, यानी कि फर्मियॉन्स इवन नंबर में अगर हो और उनको अगर मिला दिया जाए तो उससे कंपोजिट बोसॉन्स बनते हैं। और वो कंपोजिट बोसॉन्स क्या है, वो मीजॉन्स उनका नाम होता है, मीजॉन्स। तो इसमें क्या है, दैट कंपोज्ड ऑफ वन क्वार्क एंड वन एंटी क्वार्क। इस मीजॉन्स जो है उसमें क्या है, एक क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क होता है। मीजॉन्स आर इंटरमीडिएट मास पार्टिकल्स दैट मीडिएट द स्ट्रॉन्ग फोल्ड बिटवीन न्यूक्लियॉन्स सच एज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसके बाद फर्मियॉन्स हैं। तो ये फर्मियॉन्स अगर आप देखेंगे तो फर्मियॉन्स में क्या है, ऑल मटेरियल पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ फर्मियॉन्स। जितने भी आपके मटेरियल पार्टिकल्स हैं, मैटर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो किससे मिलके बने हुए हैं, वो फर्मियॉन्स से मिलके बने हुए हैं। तो फर्मियॉन्स में क्या है, फर्मियॉन्स में क्वार्क्स भी होते हैं, फर्मियॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब इनको जो है दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक एलिमेंट्री फर्मियॉन्स है और दूसरा कंपोजिट फर्मियॉन्स। तो एलिमेंट्री फर्मियॉन्स जो है वो क्या होते हैं, वो जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्वार्क्स, लेप्टॉन्स एंड क्वार्क्स। जबकि जो कंपोजिट फर्मियॉन्स हैं वो क्या हैं, वो फंडामेंटल या एलिमेंट्री नहीं होते, बल्कि वो कई सारे फर्मियॉन से मिलके बने होते हैं। ठीक है। तो अब आप इसमें देखें लेप्टॉन्स क्या हैं। लेप्टॉन्स आर अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट डू नॉट एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये लेप्टॉन्स जो हैं ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स है जो कि एक्सपीरियंस नहीं करता स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स ऑफ लेप्टॉन्स विच कम इन 3 पेयर्स। द पेयर्स आर मेड अप ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स नेम्ड इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन एंड टाउ, along with their partners called neutrinos, chargeless. These are 6 leptons grouped into 3 generations. अच्छा, generations क्या है, ये आप लेप्टॉन्स को अगर देखें तो लेप्टॉन्स में क्या है, लेप्टॉन्स में आपको सबसे पहले इनकी क्या है, 3 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन है ये सबसे स्टेबल होती है। ठीक है। उसके बाद ये उससे कम स्टेबल है और ये उससे कम अनस्टेबल स्टेबल है। यानी स्टेबिलिटी जो है जनरेशन 1 की ज़्यादा है जनरेशन 2 से, और जनरेशन 2 की ज़्यादा है जनरेशन 3 से। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो 6 टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें कौन क्या क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉन है, दूसरा मियॉन है और तीसरा क्या है, टाउ है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड, जो कि कॉमनली आप कहते हैं कि एक ऑर्बिट्स के अंदर जो है, ऑर्बिट्स जो एक एटम है, एटम्स में आप देखते हैं कि शेल्स के अंदर जो रोटेशन हो रही है वो किन की हो रही होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स की हो रही होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट जनरेशन, ठीक, फर्स्ट जनरेशन। अच्छा, इसके बाद जो है मियॉन आप देखें, मियॉन एंड टाउ ये क्या है, हैवियर काउंटर पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अलावा अगर आप न्यूट्रॉन्स को, न्यूट्रिनोस को देखें तो न्यूट्रिनोस क्या हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। और ये मैंने आपको बताया भी था, जो ये बीटा डिके होता है, तो बीटा डिके में आप देखते हैं कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन निकले या पॉजिट्रॉन निकले तो उसके साथ साथ अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके साथ
एक एंटी न्यूट्रिनो जो है वो एमिट आउट होता है, और अगर पॉजिट्रॉन निकलता है तो उसके साथ जो है वो न्यूट्रिनो जो है वो एमिट आउट होता है। ठीक है, और ये न्यूट्रिनोज जो हैं ये इतने नॉन रिएक्टिव होते हैं कि अगर कोई लेड शीट हो और एक उसका एक किनारा, और वो लेड शीट जो है वो कई लाइट ईयर्स लॉन्ग हो, बहुत, यानी कि लाइट ईयर्स लॉन्ग का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा उसकी लंबाई हो, तो इतनी बड़ी अगर कोई लेड शीट हो और उसमें से एक सिरे में से अगर इसको न्यूट्रिनो को घुसाया जाए और दूसरे सिरे से अगर ये निकले, बाहर निकले, तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर ये कर देगा, तब भी जो है इसके इंटरेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये इतना ज़्यादा नॉन रिएक्टिव है जो न्यूट्रिनोज हैं। सो दे इंटरेक्ट वेरी वीकली विद मैटर। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और बहुत कम, बहुत शाद नादिर जो है ये क्या करते हैं, ये मैटर के साथ रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। Leptons interact by a weak and electromagnetic force but not through the strong force। लेप्टॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो उनकी जो मेडिएशन होती है, वो इंटरेक्शन होती है, वो किन के थ्रू होती है, वीक फोर्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से नहीं होती। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आप जानते हैं वो किस में होती है, वो क्वार्क्स में होती है। ठीक है, leptons आर स्टेबल पार्टिकल्स एंड डू नॉट अंडरगो डिके अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। जो इलेक्ट्रॉन है या जो इसकी फर्स्ट जनरेशन है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये स्टेबल होते हैं और ये डिके नहीं होते, डू नॉट अंडरगो डिके नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। हाँ, अगर अगर कंडीशंस जो हैं वो नॉर्मल से थोड़ी सी इधर उधर हो गई हैं, वेरी हो गई हैं, तो फिर क्या होता है, तो फिर जो है इसमें फिर डिके हो जाता है। लेप्टॉन्स एग्जिस्ट अलोन एंड डू नॉट फॉर्म ग्रुप्स। लेप्टॉन्स जो हैं वो अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। एग्जिस्ट अलोन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है वो अलग एग्जिस्ट करेगा, अलग से एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से मियॉन जो है वो अलग से एग्जिस्ट कर सकता है, टाउ जो है वो अलग से एग्जिस्ट कर सकता है, तो ग्रुप्स नहीं बनाते ये। ठीक है, तो ये आज का अभी हमारा बस टाइम ख़त्म हो गया है। तो जो नेक्स्ट हमारी कल वाली क्लास होगी उसमें हम इसको डिटेल में जो है मज़ीद इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।